आप इस वक्त हैं जी सलाम के साथ, उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल, और लेकर हाजिर हैं हम उर्दू दुनिया की नंबर 1 डिबेट शो। आज का मुद्दा मसाइल के हल की पहल। जी सलाम लगातार आपके साथ, आपके सामने, आपके साथ मिलकर के, आपको साथ लेकर के एक मुहिम चला रहा है जिसमें हम अपने मुआशरे और मिल्लत के जो मसाइल हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कल आपसे बात की थी, परसों भी आपसे बात की थी कि मस्जिदों में मुस्लिम ख़वातीन क्यों नहीं नमाज़ पढ़ने जाती। आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्ड किया, अपनी राय भी रखी, बहुत सारी बातें भी की। आज हम और आगे बढ़ रहे हैं और क्या लेकर आए हैं उस पर मैं बात करता हूं। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमने अगर एक बच्चे को पढ़ाया तो तुमने सिर्फ एक शख्स को पढ़ाया, लेकिन अगर एक बच्ची को पढ़ाया तो खानदान और पूरी नस्ल को पढ़ाया। अब बात हिंदुस्तान की। मोटे तौर पर हिंदुस्तान में 18 करोड़ मुस्लिम आबादी है। यह ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी यहां की कुल आबादी का 14.88% है, यानी हिंदुस्तान की मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 14.88% होता है, इससे थोड़ा ज्यादा। और इसकी आधी यानी मुस्लिम खवातीन, अगर हम उनकी बात करें, उनकी तालीम की बात करें, उनकी माली हालत की बात करें, उनकी खुद मुख्तारी की बात करें, तो वो बहुत पीछे है। यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आदाद शुमार कहते हैं कि 60% मुस्लिम खवातीन तालीम से महरूम हैं। सिर्फ 10% ही आला तालीम ले पा रही हैं। बाकी 10वीं या फिर उससे भी कम की क्लासेस में पढ़ पाती हैं। कोई 8वीं के बाद छोड़ देती हैं, कोई 7वीं के बाद, कोई 9वीं के बाद, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। आला तालीम तक पहुंचने वालों महिलाओं का, खवातीन की तादाद ही सिर्फ 10% है मुसलमानों में। सचर कमेटी कहती है कि 7 से 16 साल उम्र तक की स्कूल जो जाने वाली मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी तादाद भी काफी कम है। शहरी इलाकों में थोड़ी ज्यादा है और देही इलाकों में तो बेहद कम है। खुद इन्हिसार, जिसको आत्मनिर्भर कहा जाता है, इसके मामले में, आत्मनिर्भर होने के मामले में भी मुस्लिम खवातीन की हालत तशवीशनाक है। सिर्फ 25% मुस्लिम खवातीन ही रोजगार में हैं, उसमें भी बहुत कम सरकारी नौकरियों में हैं। तो ये बहुत अच्छी तादाद नहीं है। ज़्यादातर को पैसों के लिए अपने घर वालों पर ही मुनहसर रहना पड़ता है। और फिर इसके नेगेटिव जो असरात कब आते हैं, जब तलाक हो जाता है या किसी वजह से मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, तब मुस्लिम औरत क्या करे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पूरी हुई नहीं रहती है। कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने आप को संभाले, ये बड़ा मसला हो जाता है। मुसलमानों में उलमा हजरात से लेकर सभी आम व खास आपको कहते मिल जाएंगे कि लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को तालीम देना चाहिए, बशर्ते। अब ये जो बशर्ते लफ्ज़ है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं और इसी पर बात करेंगे। सब कहते हैं बच्चियों को आगे बढ़ाओ, बच्चियों की तालीम होनी चाहिए, इस्लाम नहीं रोकता है, लेकिन बशर्ते, जब ये लफ्ज़ लग जाता है बशर्ते, इसी बशर्ते में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा। कार्ल मार्क्स की एक बात याद आ जाती है यहां पर। वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, बहुत दिलचस्प बातें वो कहते हैं कि अगर किसी समाज की हालत और तरक्की के बारे में जानना हो तो देखें कि उस समाज में खवातीन की हालत, महिलाओं की हालत क्या है। उससे आपको उस पूरे समाज की हैसियत, हालत पता लग जाएगी। तो मुस्लिम मुआशरा अगर हमें जानना हो तो हमारी महिलाओं की स्थिति क्या है समाज में, उनका तालीम की हालत क्या है, वो तमाम चीज़ों को हम अगर समझ लें तो बहुत कुछ इस समाज के बारे में समझ सकते हैं इस सिद्धांत के मुताबिक। चलिए इस पर हम बात करते हैं और मेरे पास सवाल भी हैं, वो सवाल आपके साथ रख रहा हूँ, फिर तारुफ करवा रहा हूँ अपने मेहमानों का। इस वक्त मेरे पास सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में भी लड़कियों को तालीम की दहलीज तक आने में बहुत सारी पाबंदियां हैं? मैं ओवरऑल बात करूंगा हमारे हिंदुस्तानी माशरे की। सबके साथ ये दिक्कत है, इसलिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा, मुस्लिम लड़कियों की इब्तदाई तालीम और आला तालीम के डेटा में तजाद क्यों, मतलब शुरुआती शिक्षा और उच्च शिक्षा में इतना फर्क क्यों? ये डेटा जो है बहुत अच्छा नहीं है कि शुरुआती शिक्षा के बाद ही रुक जाती हैं, शुरुआती जो इब्तदाई तालीम है उसके बाद ही रुक जाती हैं लड़कियां। क्यों नहीं आगे बढ़ पाती, क्यों नहीं स्कूल से आगे पढ़ पा रही हैं? तीसरा, लड़कियों की दीनी तालीम के लिए समाज ने क्या इंतजाम किए हैं? इसके लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम नहीं है। लड़कों को जिस तरह से मदरसों में इंतजाम दिए गए हैं, मदरसों की तादाद, वैसे लड़कियों के लिए मदरसे उस तादाद में नहीं है, उस तरह का इंतजाम नहीं है। तो दीनी तालीम का भी उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंतजाम
नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, क्या मजहब हुसूल तालीम के लिए कोई पाबंदी लगाता है? इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो जब हम देखते हैं ना किस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। चाहे मस्जिद में ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की बात, उस पर मैंने बात किया। परसेप्शन बहुत सारे लोगों ने क्या बना दिया, उनके दिमाग में बिठा दिया कि मजहब रोकता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। इसी तरह शिक्षा को लेकर भी क्या कोई मजहबी पाबंदी है? पर्दे को लेकर भी लोग मजहब से जोड़ के ऐसा बनाकर घुमाते हैं कि लोग कुछ कह नहीं पाते, फिर समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसमें ही वालिदैन उलझ कर रह जाते हैं। और पांचवा सवाल, मुल्क में तालीम निस्वा की मौजूदा सूरत हाल क्या है? इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। तो कुछ ख़वातीन की मैं आपको बात सुनाना चाहता हूँ, कुछ और लोगों की बात सुनाना चाहता हूँ, वो क्या सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तालीम इंसान का जेवर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारी कायनात में इंसान को जो फ़ौक़ियत बख्शी है वो इल्म की वजह से बख्शी है। और जो इंसान को सरदार बनाया इस कायनात का, अल्लाह ने अपने बाद जो खिलाफत का मनसब इंसान को दिया है, इस कायनात को जो मुस्तक़र किया है, वो इल्म की फजीलत और बरतरी और फ़ौक़ियत और अहमियत की वजह से किया है। ख़वातीन इस्लाम में मर्द और ख़वातीन अलग नहीं हैं, एक ही जान से पैदा हैं, दोनों एक ही जोड़े से दोनों बने हैं, वो अलग इकाई नहीं है। और ये बड़ी गलत फहमी है लोगों में कि ख़वातीन को अलग सेक्शन तस्वुर किया गया और करते हैं लोग, वो अलग नहीं है मर्दों से। जैसे मर्दों को तालीम हासिल करने का हक़ है, वैसे उनका भी हक़ है, हर मामले में उनका हक़ है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए स्पेशल वक्त दिया इल्म हासिल करने के लिए कि वो मुझसे इल्म सीखें। और इसीलिए हज़रत सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की फजीलत जो इल्म की वजह से है, उम्महातुल मोमिनीन में, वो इल्म की बरकत से है। चूँकि ज़्यादातर उलूम के मसाइल ख़वातीन के ताल्लुक से और दूसरे जो उलूम हैं उनके ताल्लुक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा मनक़ूल है। इस्लाम लड़कियों की तालीम को लेकर कभी रोक टोक नहीं करता। इस्लाम सिर्फ लड़कियों को आगे ही बढ़ाता है और वो यही कहता है कि लड़कियों को और पढ़ाया जाए, उनको और नॉलेज दी जाए, उनको काबू में करके या बंद करके नहीं रखा जाए। लगता है कि जितना हम आगे और पढ़ते रहेंगे उससे हमें और नॉलेज ही मिलेगी और हम उससे और कॉन्फिडेंट ही होते हैं। मैं जितना भी पढ़ती हूँ मैं उससे कॉन्फिडेंट ही फील करती हूँ, कभी मुझे लो फील नहीं होता किसी के सामने। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे मुसलमानों में हमेशा आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग अगर ऐसे होते भी हैं तो हमारे माँ बाप और हमारे ख़ानदान के लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई आजकल बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि तस्वीर का दोनों रुख देखना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा है कि एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अब फैमिलीज़ जो ये जनरेशन है वो समझ रही है एजुकेशन की अहमियत को, लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि अभी भी उन्हें शायद जगाने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम बार बार सर्वेस करते हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, उनको एजुकेशन की अहमियत बताते हैं। और हमारे पास फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तादाद में गर्ल चाइल्ड है जो एजुकेशन हमारे स्कूल में ले रही हैं, तो उनके ज़रिए हमें एक मौका मिलता है कि हम उनके पेरेंट्स से बात करें, इवन के उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी हम बुलाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो हमसे पिछली जनरेशन है वो जहां एक हर्डल बनती है, बच्चों को रोकती है, नहीं अभी बच्चे छोटे हैं, अभी ऐसा नहीं करना है, लड़कियों को ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, ऐसा अगर वो कुछ कहते हैं तो उनका माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है। ऐसा हुआ है कि दिल्ली में तो लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं वो इसको तालीम को लेकर, और ख़ासकर मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा अब तालीम की तरफ रुझान हुआ है। पहले वो एक ज़माना हुआ करता था कि वो घर पर रहकर घर के कामकाज सीखती थी, लेकिन अब लड़कियां बाहर आई हैं, उन्हें पता चला है वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। उन्हें ये मालूम होगा कि जब तक पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये इस शोबे में बहुत लड़कियां तेज़ी से जा रही हैं, वो वकील भी बन रही हैं, वो डॉक्टर भी बन रही हैं, और उन्हें अब मालूम है कि हमें अपने हक के लिए अगर लड़ना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो बातें सभी बहुत अच्छी कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बेदारी नहीं आई है, बेदारी भी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी आप किसी मस्जिद के बाहर जो बाज़ार होते हैं वहाँ पर जो मजहबी किताबें रखी रहती हैं, मतलब मजहबी या सामाजिक किताबें भी रहती हैं, उसमें आप देखेंगे तो इस तरह की किताबें आपको ज़्यादा मिलेंगी कि मुस्लिम ख़वातीन या लड़कियाँ अपने खाने पकाने के तरीके को कैसे विकसित करें, शौहर को खुश रखने के हुनर कैसे सीखें और अच्छी औरत बनने के तरीके क्या हैं वो बताए जाएंगे। तो तालीम को लेकर, डॉक्टर इंजीनियर बनने को लेकर के प्रोत्साहित करती हुई किताबें
मुझे नहीं दिखती हैं कम से कम, तो उस पर बात करने की ज़रूरत है। तो ये पूरे समाज की फॉल्ट है क्या, इस पर बात करने की ज़रूरत है। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, क्योंकि बहुत अच्छे समाज के सभी शोबों से आए हुए हैं, उनसे मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त एजाज कमर साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, समाजी कारकुन भी हैं आप, और आप मौलाना आज़ाद की फैमिली से आपका ताल्लुक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की फैमिली से आपका ताल्लुक है, तो उनको अपने साथ अक्सर रखता हूँ। शमीना खान साहिबा हैं, सामाजिक कारकुन के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं। तो अंबर जैदी साहिबा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जानी मानी सामाजिक कारकुन हैं और लगातार महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं। और हमारे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब हैं, एक बड़े स्कॉलर हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा मिस्र में हुई है, सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, इसलिए उनको अपने साथ जब भी रखता हूँ। नौजवानों की बात होती है, तालीम की बात होती है, मजहब की भी बात होती है, तो हम आपको अपने साथ रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कमर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा, फिर मैं समाजी हालत, जो ज़मीनी हालत महिलाओं की, वो हमारी बहनों से समझने की कोशिश करूँगा। एजाज कमर साहब, मेरा आपसे यही जानना है, आप तो समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहते हैं, स्कूल और कॉलेज यानी उच्च शिक्षा और इब्तदाई शिक्षा के बीच में ये डिफरेंस क्यों आ जा रहा है मुसलमानों में, खासतौर से लड़कियों में? जी, आपका सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं थोड़ी सी पर्सनल बात के लिए माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले ये औरतों से जुड़ा मुद्दा है, तो हमें उन औरतों को खिराज अक़ीदत देना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। सबसे पहले बीवी सुमैया थी, जो सबसे पहले मुसलमान थी, जो शहीद हुई थी। 65 साल की औरत थी, उनके पास जुल्म ज़्यादती की गई, उनको शहीद कर दिया गया। बीवी सफ़ैया, जो रिश्ते में पैगम्बर मोहम्मद साहब की फुप्पी हुआ करती थी, आपने जंग उहद में, जंग खंदक में और खैबर में जंग लड़ी है, और आप कंधे से कंधा मिला के पैगम्बर मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग किया करती थी। उसके बाद बीवी रुफैदा का नाम आता है, आप पहली मेडिकल सर्जन जिसे कहा जाए, जो जंग में जो सहाबा जख्मी होते थे उनका इलाज किया करती थी, और आप हमेशा कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ रही। उसके बाद सबसे मशहूर नाम है बीबी ख्वाला का। बीबी ख्वाला के बारे में तो जैसे हम झांसी की रानी कहते हैं, इतनी कहानियां हैं जिस तरीके उन्होंने ईरानियों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और उन्होंने भेष बदल के और बड़ी नई तरीके से उन्होंने जंगें जीती हैं, और उनके ऊपर बहुत सी फिल्में बनी हैं, और जॉर्डन वगैरह के सारे स्कूलों में कहीं ना कहीं उनका नाम देखने को मिल जाएगा। फिर बीबी खदीजा की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, वो बहुत बड़ी मर्चेंट थी। यहाँ माना जाता है कि उस ज़माने में पूरी अरेबियन पेनिनसुला की उनसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। ये उस ज़माने की बात नहीं है। अब हम चीनी मुसलमानों के साथ बड़ा रहम खाते हैं, लेकिन चीन की सबसे बड़ी जो बिजनेस वूमेन थी वो राबिया कबीर एक मुसलमान थी, जो फिलहाल अमेरिका चली गई। चीन में भी मुसलमान औरतों ने झंडे गाड़ रखे थे। उसके बाद बीबी आयशा आता है कि वो तो बेमिसाल है, क्योंकि वो तो इल्म का बाब है, ज्ञान का द्वार है, और उन्हें 2210 से ज़्यादा हदीसें उनसे आती हैं, और पैगम्बर साहब के पर्दा कर लेने के बाद 44 साल तक वो इल्म बांटती रही हैं। और उसके बाद उनकी बेटी हैं बीबी फातिमा हैं, जिनको हम सब बहुत इज्जत करते हैं। वो एक आदर्श माँ, आदर्श बीवी और आदर्श पत्नी का रोल उन्होंने किया है। एक और औरत थी फातिमा, जिसने दुनिया की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब सबसे पहले अपनी माँ के पास आता हूँ, अपनी माँ को खिराज अक़ीदत देता हूँ कि वो मेरी पहली गुरु रही है। जब मैंने आपको बताया था, पहला मैंने अपना आर्टिकल लिखा तो मैंने हिंदी में लिखा था, उसको उर्दू में ट्रांसलेट उन्होंने किया था, लगभग 40% ज़्यादा कॉन्टेंट उन्हीं का दिया हुआ था। जब मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा था 90s में, तो मेरी पहली जो डिबेट करने जा रहा था, शायद 93 थी या 94 थी, वो सेक्स एजुकेशन पे थी। जब मैं डिबेट शुरू होने से पहले मैंने देखा कि अचानक 15-20 मिनट पहले मेरी माँ और मेरी खाला आ रही हैं, वो ऐसा पेपर लेके आएंगी, तुम अपने नोट्स भूल ही आए थे। तो मैं उनको देख के एकदम घबरा गया, मेरे हाथ पाँव फूल गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो मैंने इसमें पढ़ लिया, तो 2 पॉइंट्स मैंने ही ऐड कर दिया। साथ में खाला थी, बोली मैंने भी 1 पॉइंट ऐड कर लिया। तो उसके बाद उस दिन से जो मैंने डिबेट करना शुरू करी, आज तक मैं डिबेट कर रहा हूँ। मैं कैसी करता हूँ, अच्छी करता हूँ, बुरी करता हूँ, ये आप जानते हैं। एक और अपनी माँ से जुड़ा मैं किस्सा सुनाता हूँ कि जब ये HIV को लेकर काफ़ी मुंबई में प्रॉब्लम होती है, HIV अवेयरनेस के लिए वो कैंपेन कर रही थी, तो उनके एक अंकल थे, उनको पता लगा कि वो रेड लाइट एरिया में गई थी, तो वो बेहोश हो गई। ये सुन के कि रेड लाइट एरिया में क्यों गई थी, उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि किस मकसद से गई थी, क्या नियत थी। तो ये एक तंग नज़र सोच थी। अब ये सोच कहाँ से आई है? बीबी आशा के को हज़रत अली को लेके एक बहुत बड़ी जंग हुई है। मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि शिया सुन्नी तनाज़े की जड़ है, क़यामत की लड़ाई है। जी, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। वहां से ये कहा गया कि औरतों का सियासत में क्या काम, औरतें घर जाके बैठे। और वो दिन है, आज का दिन है, जो औरतों को पीछे ढकेलना शुरू करा है। तो हम ढकेलते गए। रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें पीछे नहीं ढकी। इतनी औरतों का मैंने जिक्र किया कि कंधे से कंधा मिला के लड़ी हैं, और रसूलुल्लाह के बाद भी बीवी आयशा जंग लड़ती नहीं है। उसके बाद से उनको ढकेलना शुरू करा है कि औरतों का सियासत में कोई काम नहीं है। ये गलत है। औरतों को चाहिए कि इस निजाम के खिलाफ बगावत करें और कंधे से कंधा मिला के मर्दों से इस लड़ाई को लड़ें और जिम्मेदारी उठाएं और सियासत में आगे आए। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। अंबर, हिंदुस्तानी मुआशरे पर आ रहा हूं। ये हमने तारीख भी समझी इस्लाम में खवातीन का, और हिंदुस्तान में भी
शासक रही हैं, पहली हिंदुस्तान की महिला शासक भी मुसलमान थी, रजिया सुल्तान। ऐसा नहीं है, लेकिन इधर हम देखिए, अब हम आम मुस्लिम लड़कियों की बात करते हैं, लड़कों की तुलना में उनका एजुकेशन परसेंटेज बहुत कम है। सचर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है। आप लोगों के बीच में जमीन पर काम कर रही हैं, बेसिक दिक्कत क्या है? देखिए, अगर हम सेंसस मैं दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की बात कर रहा हूं। जी, सेंसस की बात करें, 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट आई थी उसमें इलिटरेसी रेट जो मुस्लिम्स का आया था 42.7% और जेंट्स की बात करें तो उनका 86.4%। तो जो मुस्लिम्स का इलिटरेसी रेट है वो ड्रेस्टिकली गिरा है, क्योंकि पहले जैसे कि हम सब ने भी बात की, हम पिछली बात कर रहे थे तो महिलाएं कैसी होती थी, हमारे बाप दादा के क्या हालात थे, वो किस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनके पास थी। तो अगर हम उस क्वालिटी की बात करें या क्वांटिटी की भी बात करें तो दोनों में ही बहुत फर्क आया, डाइल्यूट हुआ है। 2006 में ये रिपोर्ट आई थी, सचर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सबसे नीचे जो 0.4, 4.2, 2.1 ये जेंडर और एज के हिसाब से हम देखें तो इस रेशियो में आता है मुसलमानों का जो सेंसस रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट के साथ हमने बहुत सारे कैंपेन्स, मैं खुद एजुकेशन पे काम करती हूँ, मेरे एजुकेशन सेंटर्स है दिल्ली में, लेकिन हम फिर भी बहुत सारे कैंपेन्स प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन फिर भी हम जब ग्राउंड पे बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। जब हमारे घर में बेटी जन्म लेती है तो हमारे अंदर कहीं एट द बैक ऑफ माइंड यही रहता है कि ये दूसरे के घर जाने की चीज है। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी ये प्रॉब्लम। जी, मैं वही बात कर रही हूँ। ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान। जी, हम जब शगुन के पैसे आते हैं, इसकी एफडी करा दो, नानी के घर से पैसे एफडी करा दो, दहेज में काम आएंगे, और बर्तन कपड़े यहाँ के ये सारा दहेज का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कभी भी हम बेटी को, हम हर चीज में अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, यहाँ तक कि इंश्योरेंस की भी हम बात कर रहे थे तो कहते हैं कि इंश्योरेंस ना कराएं, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह राज़िक है। लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो हम अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, हम खुद ही अल्लाह के एकदम असिस्टेंट बन जाते हैं और सब कुछ खुद इंतजाम करने लग जाते हैं। 16 से पहले शादी करेंगे, जल्दी से देख लेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ तक कि हमें हमारे दीन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि हम खुद अपना जीवन साथी चुने। उसके बावजूद भी हम अपनी बेटियों को ना तो पढ़ने का हक देते हैं, 16, 12, 14 की उम्र में बेटियों की शादी हो जाती है, हम उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं, उनकी जवानी छीन लेते हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हैं। ये हो रहा है मुसलमानों में अभी भी। आप चूंकि जमीन पर काम कर रहे हैं इसलिए मुझे आपकी बातों पर पूरा एतमाद होगा। और इमरान साहब, ये सारी चीजें पुलिस के सामने हो रही होती है, वहां पे दहेज भी चलता है, वहां पे अंडर एज लड़कियों की शादी होती है, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं होता, सब उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन इसमें हम अगर हम एज ऑफ कंसेंट की बात करें तो उसमें हम मुस्लिम फैमिली लॉ की बात आ जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो एज जो है डिफाइन नहीं है, तो कुछ टेक्निकलिटीज है, लेकिन फिर भी हमारी एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें, उन्हें हम एजुकेट करें ताकि उन्हें बेहतर फ्यूचर मिले और बेहतर जनरेशन वो अगली जनरेशन को दे पाएं, अपने अच्छे बच्चों की परवरिश करें। खुद अगर वो एजुकेटेड होंगी तभी वो अच्छे बच्चों को एजुकेट कर पाएंगी। तो तालीम बहुत जरूरी है फॉर बेटर फ्यूचर और हम फ्यूचर जनरेशन। मैं आऊँगा और भी आपसे चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ इस वक्त शबीना खान भी हैं, वो भी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, बीच में काम कर रही हैं उनके, इसलिए मैंने आप दोनों को आज अपने साथ रखा है। आपसे भी जानना चाहूँगा शबीना, क्या प्रैक्टिकल दिक्कत है असल में मुस्लिम समाज में महिला लड़कियों को लेकर के, हायर एजुकेशन में आने को लेकर के? ऐसा नहीं है कि उनको साक्षर नहीं किया जा रहा है, वो तो खुद बता रही हैं कि इसमें तो बहुत बेदारी आई है, दिल्ली में भी है और कस्बों में भी है, ये भी हम देख रहे हैं। उसके बाद क्यों नहीं रोजगार से जोड़ने के लिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है? नौकरियां या बिजनेस, वो क्यों नहीं हदफ है? मतलब उस लेवल पर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बच्चों के सबसे पहले गुरु जो होते हैं, टीचर होती है, वो माँ होती है। तो अगर किसी जैसे माँ नहीं पढ़ी हुई हैं तो वो सोचती हैं कि उनको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस तालीम की नहीं पता होगी, वो बोलेंगे। एक तो सबसे पहले बच्चियों को, लड़कियों को बोझ समझा जाता है कि बस बच्चियां अगर पैदा हुई तो कितनी जल्दी वो बड़ी हो जाए और उनके हाथ पीले कर दें और उनको शादी करके ये तो पूरे हिंदुस्तानी समाज की प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये हिंदुस्तान के समाज की जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एजुकेशन की तो कमी है ही। तो मुसलमानों के अंदर उससे भी ज्यादा कुछ और है क्या? देखिए, एक नजरिया है कि
अगर एक माँ ऑफिसर होगी, कोई टीचर होगी, तो वो अगर अपनी बच्ची को पढ़ाएंगी कि हमें टीचर बनाना है, और अगर कोई माँ नहीं पढ़ी हुई होगी तो वो बस यही समझेगी बच्ची बड़ी हो जाए, क्योंकि इतने हादसे होते रहते हैं, कभी कुछ गलत ना हो जाए, लड़की जात है, कोई बदनामी ना हो जाए, किसी तरह की कुछ ना हो जाए तो बच्ची की जल्दी शादी कर देंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी उनके दिमाग में ये चलता रहता है। तो वो सोचते, तो वो भी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं समझती है तालीम की, और ना ही पढ़ाना। और लड़कियां जो पढ़ती हैं नॉर्मली 6 किया 7 किया मैक्सिमम करके छोड़ देते हैं। जी और अंबर, ये भी है कि पर्दे के हद में रह करके जो और इदारे मुसलमानों ने भी खोल रखे हैं बच्चियों के लिए, वहां जाने वाली बच्चियों का भी ड्रॉप आउट का परसेंटेज अच्छा खासा है। मतलब वो भी उच्च शिक्षा में सुविधा होने के बाद भी नहीं भेज रहे हैं बाकायदा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपने जो कल्चर है जो आपने बना रखा है उसके बाहर जाइए, उसमें रहते हुए भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। चिंता ये होती है कि बच्ची बड़ी हो गई है, कहीं कोई दोस्त ना बना ले, कहीं कोई लड़का दोस्त, मतलब समझ रहे, बैक ऑफ द माइंड एक वो रहता है उनके अंदर की एक जो मॉडर्न ये है क्या अंबर, ये बात है। देखिए जो शबीना जी बात कर रही हैं, सबसे पहली बात तो जो उन्होंने पिछला स्टेटमेंट दिया कि महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी होती है, मैं जो मेरे दिल्ली में मेरे 16 एजुकेशन सेंटर्स हैं, और वो दिल्ली के ऐसे ऐसे एरियाज में है जहाँ पर एजुकेशन का कोई ऐसा स्रोत नहीं है। वहाँ पर वो लोग जो घरों में काम करते हैं, वो अपनी बेटियों को, महिलाएं जो खुद साक्षर नहीं है, जिनको सिग्नेचर नाम लिखना तक नहीं आता, वो अपनी बेटियों को इतनी खुश दिली से और इतना मेहनत से वहां तक लेके आती हैं, पढ़ाती हैं, और वो इस चीज का उनको एहसास है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब बेदारी आई है। लेकिन इब्तिदाई तालीम की बात नहीं कर रहा हूँ, साक्षरता मैं उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हायर एजुकेशन पे आना चाह रहा हूँ। हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, वो हमारे ओवरऑल अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इंडियन सोसाइटी में अगर हम एज अ होल सोसाइटी देखें तो ये सोशल इविल है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में ये होता है, पैट्रियार्की है, ये वर्ल्ड ओवर है, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की परेशानी नहीं है। और हमारे यहाँ क्योंकि देखिए अभी चीजें बदली हैं अंबर जी, देखिए मैं आपको बता दूं, जो आप बता रही ना, हिंदू महिलाओं में रोजगार की मैं बात करूं, नौकरी करने वाली हिंदू महिलाओं की तादाद अगर हम देखें, रेशियो देखें, 46.1 है, आंकड़े कहते हैं, जबकि रोजगार में मुसलमान औरतें 25.2 मतलब 25.2%, 25.2% हैं। तो ऐसा ये भी बहुत कम है हिंदू महिलाओं की तुलना में, बहुसंख्यक महिलाओं की तुलना में। हिंदू समाज प्रोग्रेसिव हो रहा है, हाँ, लेकिन ये एक बात मुसलमान उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब मुसलमान सच्चर, मेरी सब बात पूरी हो जाए उसके बाद, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब जबकि सिनेरियो चेंज हुआ है, तब 2016 से लेके अब 2019 हो गया है, कुछ ज्यादा कुछ मोमेंट नहीं दिखा है, लेकिन अब लोगों को, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करी, लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना कम है, हमारी महिलाएं पीछे हैं। अब हम अपने आसपास देखें तो महिलाएं छोटे छोटे काम कर रही हैं, कोई बुटीक खोल रही है, पार्लर है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं और वो काम कर रही हैं। लेकिन पैट्रियार्की की हम बात करें, वो सबसे बड़ा मेजर कॉज है, जिसके चलते हम सारी इज्जत का भार बेटियों के ऊपर रख देते हैं, और उसी के चलते बेटियों को पढ़ाई से दूर, काम से दूर, बाहर जाना आना, तो उनको कंट्रोल किया जाता है पैट्रियार्कल माइंड थॉट प्रोसेस। अब्दुल मुईद अजहरी साहब ने एक बड़ी बात आपने, मैं आ रहा हूं आपके शबीना, मैं अब्दुल मुईद अजहरी साहब, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है हम मस्जिदें बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम खानकाहें बना रहे हैं, इमाम बाड़े बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बनने चाहिए और बनते रहनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बच्चियों के लिए स्कूल हमारे मुआशरे ने किस हद तक कितने बनाए, या बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों की बात करूँ, एजुकेशन सेंटर किस लेवल पर कितने बनाए हमारे मुआशरे ने, मुस्लिम समाज ने, उस पर अगर हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो बेदारी ही नहीं है, लड़कों को भी पढ़ाने को लेकर उतनी अच्छी कोई खास बेदारी नहीं, तो फिर खवातीन की तो बात और ज़्यादा कमज़ोर दिखेगी। देखिए इमरान साहब, ये मैं मुस्बत सोचता हूँ और पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ। अभी अंबर जी ने, सबीना जी ने जो बातें कही हैं, अगर उसको इंक्लूड दोनों चीज़ों को किया जाए तो ये निकल के आता है जैसे कि जो एक मेन दिक्कतें कोई एक नहीं रही है, वो मिक्स्ड रही हैं। और अगर उसको हम मिक्स्ड में कहें कि दो बातें कहें, एक तो सर्वाइवल, यानी कि एक लड़की का जन्म से लेकर फिर उसके शादी, मतलब घर में पैदा होने के बाद दूसरे घर तक जाने तक का जो एक सफ़र है ना, वो सफ़र कई हिस्सों में बटा हुआ था, और वो सारे के सारे हिस्से कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे थे। आपको याद होगा आज से 15 साल 20 साल पहले देखें तो एक ये भी मानसिकता बनी हुई थी कि अगर लड़की कहीं बाहर पढ़ रही होती है
तो उसकी शादी की दिक्कतें होती थी, अरे ये तो लड़की बाहर पढ़ी, इसके साथ शादी कौन करेगा। तो ये जो मानसिकता थी वो, जैसे कि हमारे यहाँ पहले पुरुष प्रधान वाली मानसिकता थी, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिडक्शन आया वैसे वैसे दरवाजे खुलते गए। आज आप देखिए कि इसी चैनल पे हम बैठे हुए हैं और हमारी 2 खातून जो है हमारे साथ बैठकर डिबेट कर रही हैं, और यहीं पर ऐसा भी होता है कि एंकर भी लेडी होती है और ज्यादातर जो है वो महिलाओं के साथ बातचीत हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बेड़ियां होती हैं, वो बेड़ियां धीरे धीरे टूटती हैं। जैसे कि ये होता पहले इसमें भी था, जैसे कि अगर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट हुआ तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट में पर्दा का डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा था कि पर्दा आखिर है क्या, घर में पढ़े बाहर पढ़े। धीरे धीरे जैसे जैसे वो धक्के होते गए, लोग आपस में बात करते गए, बातों से ही वो सिलसिला निकला कि नहीं अब सहूलत और सिक्योरिटी, ये 2 बहुत अहम चीजें इमरान साहब। सहूलत और सिक्योरिटी का फुकदान था, उसकी वजह से रेशियो बहुत कम था। आज जैसे जैसे सहूलत बढ़ रही है, सिक्योरिटी बढ़ रही है, हालांकि आप देखिए कि इंसिडेंट आज ज्यादा बढ़ने लगे हैं, उसके बावजूद जो है लड़कियों का पढ़ना, लड़कियों की पढ़ाई का स्तर जो है वो बढ़ा है। और मैं ये तो कहता हूँ कि ड्रास्टिक चेंज आया है। वो अच्छे नहीं है, इसलिए तो मैं आज चर्चा करने बैठा हूँ। नहीं, मैं तो इसमें कोई शक थोड़ी ना है कि नहीं जा रही है या नहीं पढ़ा। मैं इमरान साहब, जैसे मैंने शुरू में बात कही गैप है ना कि पॉजिटिविटी की मैंने बात कही कि और आला तालीम का गैप, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा है मुसलमान औरतों में, लड़कियों में। इमरान साहब मैं वही बात कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी यही है कि जो 5% का रेशियो था वो 12 हुआ है, जो 12 का था वो 25 हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज आया है, और चेंज में आप देखिए आज लीड कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो मानसिकता टूटी है। वो चीजें अभी जो अंबर जी बात कर रही थी ना शादी की, शादी को लेकर भी बहुत सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भरी हुई थी। क्यों? रिवायतन यानी ट्रेडिशनली पूरे हमारे हिंदुस्तानी माशरे का तो जब एज अ सोसाइटी वो डेवलप हुआ, वहां पर अवेयरनेस आई, तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है पूरे समाज पर पड़ा। और दूसरी मैं बात बताऊं कि जैसे कि एक चीज वो था कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट कि वो पर्दे में रहेंगी जी तो कैसे आगे बढ़ेंगे। आज मैं ये देखता हूं कि मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिनकी बेटियां जो है वो इंजीनियरिंग कर रही हैं, मेडिकल कर रही हैं, डॉक्टर और अलग अलग शोबे में आला तालीम हासिल कर रही हैं। मैं अपने अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो मेरी माँ स्कूल नहीं गई, ठीक है, 5वीं 8वीं तक किसी तरह से 5वीं तक पढ़ी, लेकिन उन्होंने हम 5 भाइयों को सारे ग्रेजुएट कराया। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं। उस वक्त जब, यानी कि आज से आप सुनिए कि 20 साल पहले मेरी सिस्टर जो है वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ पाई, लेकिन मेरी जो छोटी सिस्टर है वो ग्रेजुएट की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 साल पहले से लेकर के 10 साल के बाद का जो रेशियो आया है कि 8वीं के बाद पढ़ाई बंद हो गई। लेकिन जब 10 साल के बाद सहूलत आई, सिक्योरिटी आई, अवेयरनेस आई, ठीक है, और माहौल बदला, सर्वाइवल की वो ज्यादा दिक्कतें नहीं रही, तो क्या हुआ कि मेरी सिस्टर ने जो ग्रेजुएट भी किया। तो ये कहीं ना कहीं अब उसमें और गौर करने की जरूरत है। आपकी बात मुझे पॉजिटिव लग रही है, आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो कुछ फिक्र हैं उनको लेकर के मैं जड़ों को तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, और समाज कहां रोकता है और दिक्कतें निकले, उस पर बात हो और बात करने के बाद उसका समाधान। अच्छी बात है, आपने बताया कि बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। मैंने जो आंकड़े दिए थे वो गैप के आंकड़े हैं और जो रिपोर्टें कहती है वो हैं, लेकिन वहां पर जो जड़ में हम जाने की कोशिश करेंगे, वहां पे रुकावटें कहां एवरी सिंगल ईयर का आंकड़ा इमरान साहब आप देखिए, उसकी एक बड़ी वजह क्या गुर्बत भी है क्या, इस पर भी बात करने की